हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। मैं आदित्य चौधरी एक बार फिर से आपका आदित्य मैजिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश के प्रश्नों का करेंगे पोस्टमार्टम। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव नेत्र जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को बेटा एक और नाम से जानते हैं रेटिना। रेटिना पर ही क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वह उल्टा और कैसा बनता है, उल्टा बनता है किंतु सीधा दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जैसे ऑप्शन ए था कार्निया। कार्निया जो होता है नेत्र के सबसे बाहरी परत में पाई जाती है और इसी से होकर प्रकाश की किरण आँख में प्रवेश करती है। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए, कार्निया ही जो होती है नेत्रदान में दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी था परितारिका। परितारिका जो होता है वो क्या होता है, पुतली के चारों ओर अलग अलग कलर में पाई जाती हैं, किसी का काला, किसी का हरा, किसी का नीला। जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, कुंभ में एक वायरल गर्ल थी मोनालिसा, जो अपनी नीली आंखों के लिए बड़ा ही फेमस हुई थी। तो उसका जो परितारिका था, इसका आइरिस था, कैसा था, वो नीला था। ठीक है, यानी कि आइरिस जो होता है आंख का रंग तय करता है। नंबर 3 पुतली। पुतली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पुतली जो होता है वो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक बात है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर या सभी दर्पण पर। तो बेटा एक बात समझिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो परावर्तन के बेटा दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खिंचा गया अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। यानी कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ठीक है, ये इसका दूसरा नियम है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है, परावर्तन के जो नियम होते हैं वो सभी प्रकार के दर्पण पर लगे होते हैं, चाहे वो उत्तल हो, अवतल हो या क्या हो बेटा, समतल हो। सही है। चलते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, रेखीय आवर्धन का मात्रक है। रेखीय आवर्धन का मात्रक है मीटर, डायोप्टर, मीटर पर सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें, रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक हीन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। रेखीय आवर्धन को मैं एम से दिखाता हूँ। एम इक्वल टू होता है ही अपान हो, ही अपान हो, यह होता है माइनस वी अपान यू। ये होता है बेटा दर्पण के लिए। किसके लिए होता है? दर्पण के लिए होता है। और जबकि लेंस के लिए जो होता है वो होता है वी अपान यू। एच ही मतलब कि हाइट ऑफ इमेज, और एच मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो ये जो होता है दोनों ऊंचाइयों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी जिसका वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है बेटा, 1.5 दिया हुआ है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्या होता है, जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जो होता है उसको मैं आंसर दिखाता हूँ, वो होता है सी अपान वी एम। सी अपन क्या होता है बेटा, वी एम। सी क्या है, प्रकाश की चाल है, और वी एम क्या है, माध्यम में चाल है। यहाँ पर जो n का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, c का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है।
हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो Vm इक्वल टू क्या हो जाएगी? Vm इक्वल टू हो जाएगी C/N। ठीक है, तो C का मान दिया हुआ 3 × 10⁸ और N का मान दिया है 1.5। 1.5 से 5 से हम डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा? 2 बार जाएगा। और ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन ए बादलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का फैलाव, और ऑप्शन डी तारों का वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, तारों का वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण और भी घटनाएं होती हैं। जैसे क्या होता है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना, तथा वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी दिखाई देना, यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है दूरदृष्टि दोष, जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता किंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, जिसे कहा जाता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, बाइफोकल आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मायोपिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। मायोपिया को बेटा हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं बेटा? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अवतल लेंस का अपने चश्मे में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला है हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम कहते हैं बेटा दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए हम अपने चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा दिया हुआ है प्रेसबायोपिया, यानी इसको मैं बेटा कहता हूँ जरा दृष्टि दोष। क्या कहता हूँ? जरा दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष तब होती है जब अवस्था ढल जाती है, यानी कि आँख की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें ढीलापन आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके निवारण के लिए हम जो है द्विफोक्सीय लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष में जो होता है ना तो निकट की स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की स्पष्ट दिखाई देती है। इसके लिए क्या करते हैं हम बेटा? बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने में कौन सी घटनाएं सम्मिलित होती हैं? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण। अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या आंतरिक परावर्तन, या विक्षेपण, प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रम में 3 घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा? अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और क्या? विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में कौन सी घटना का महत्वपूर्ण योगदान है? प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, जल में प्रकाश का परावर्तन या समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो इसका जो राइट आंसर है वह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है बेटा? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही क्या होती है? सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होता है, रक्ताभ का प्रतीत होना होता है। उसके अलावा जो है आकाश का नीला दिखाई देना। मैं क्या बता रहा हूँ बेटा? आकाश का नीला दिखना या समुद्र में जल का रंग होता है। समुद्र में जल का जो रंग होता है, ये जो सारी घटनाएं होती हैं उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन का। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही जो होता है आकाश नीला दिखाई देती है या समुद्र में जो जल होते हैं वो नीले दिखाई देते हैं।
अगला प्रश्न है, चित्र में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दिखाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए प्रश्न में चित्र में देखते हैं। देखिए ये क्या है, नॉर्मल है यानी कि अभिलंब है, और माध्यम ए से प्रकाश की किरण आपतित होती है और माध्यम बी में प्रवेश करती है। देखिए अभिलंब के साथ जो बना कोण होगा वो क्या होगा, वो उसका जो है आपतन कोण होगा, ठीक है। और जबकि अभिलंब के साथ माध्यम बी में जो कोण बनेगा उसे वो क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, परावर्तित कोण होगा। स्नेल के नियम से हम जानते हैं, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हम जानते हैं बेटा कि नियम से माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक का फार्मूला होगा बेटा ए म्यू बी इक्वल टू होगा म्यू बी अपान म्यू ए, और ये होगा साइन आई अपान साइन आर के, साइन आई अपान साइन आर के। आई का जो वैल्यू दिया है बेटा वो कितना दिया हुआ है, अभिलंब के साथ जो कोण बना कितना बना बेटा, यहाँ पर ये बना हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ अभिलंब के साथ जो कोण बना हुआ है वो दिया 45 डिग्री। ये हो गया आर और ये हो गया आपका आई। क्या हो गया बेटा, ये आई हो गया। तो मान रखते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, साइन आई यानी कि साइन 60 डिग्री अपान हो जाएगा साइन कितना डिग्री, साइन 45 डिग्री। अब हम साइन 60 का और साइन 45 का मान रखते हैं। साइन 60 का मान होता है बेटा √3/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, √3/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1। देखिए यहाँ से इसे मैं काट सकता हूँ। यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, √2 बचेगा। क्या बचेगा, √2 बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा √3/2, √3/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। देखते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण जल से हवा में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। ऑप्शन ये है अभिलंब की ओर, ऑप्शन बी है अभिलंब से दूर, ऑप्शन 3 है किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें बेटा, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल से सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर चली जाती है। कहाँ जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। देखिए जो जल है वो जल कैसा है बेटा, जल आपका क्या है, विरल है। जल क्या है बेटा, विरल है। और हवा क्या है, जल क्या है बेटा, सघन है। जल क्या है बेटा, सघन है। और हवा क्या है बेटा, विरल है ना। हवा क्या है, विरल है। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन से विरल में जाती है तो फिर क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है बेटा, अभिलंब से दूर हट जाती है, से दूर चली जाती है, ठीक है। और इसी में अगर इसका उल्टा हम कर दें, यानी कि हवा पहले कर दें, हवा से यानी कि विरल, हवा यानी कि विरल से कहाँ जा रहे हैं हम, जल में प्रवेश करती है। जल यानी कि सघन में प्रवेश करती है तो फिर क्या होगा, तो ये तब क्या होगा बेटा, तब होगा अभिलंब की ओर। क्या होगा, अभिलंब की ओर। अब एग्जामिनर है उसके मूड के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, अभिलंब की ओर, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टार्चों, सर्च लाइट, वाहन के हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगाए जाते हैं, ठीक है। परावर्तक के ध्रुव और फोकस के बीच में, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, परावर्तक के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, या परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, है ना। और आपको हम बता दें
टार्च, सर्च लाइट और वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं उसमें जो दर्पण यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? अवतल दर्पण। क्या होते हैं बेटा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का हम यूज करते हैं, ठीक है। और साथ साथ ये समझिएगा कि जब अवतल दर्पण में फोकस के जब अत्यधिक निकट परावर्तक को रखा जाता है तो उससे क्या होती है, वो किरणें जो होती हैं परावर्तित होकर समांतर हो जाती हैं और किरण बहुत दूर तक जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अभी थोड़ा देर पहले आपने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है कि जो अपवर्तनांक का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है साइन आई अपान साइन आर। क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर। ये क्या है? अपवर्तन का नियम भी है, अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। तो अपवर्तन के बेटा कितने नियम हैं? अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, वह है ऑप्शन ए साइन आई अपान साइन आर। थोड़ा देर पहले, इसके पहले भी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था इसी पर। अपवर्तनांक का सूत्र होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपान क्या होता है बेटा? साइन आर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? तो आपको हम बता दें, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो फिर क्या होती है, श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसका जो क्रम होता है वो होता है विबग्योर। क्या होता है बेटा? विबग्योर एक ट्रिक है, इससे हम चीज़ों को समझ लेते हैं। विबग्योर है ना, ये 7 कलर हैं जिसमें जो न्यूनतम विचलन होता है वो किसके लिए होता है? वो आर यानी कि रेड के लिए होता है। रेड यानी कि लाल रंग के लिए जो होता है, इसमें क्या होता है बेटा? न्यूनतम विचलन होता है। क्या होता है? न्यूनतम विचलन जो होता है किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए होता है। और जो सबसे अधिक होता है वो किसका होता है? वो वायलेट का होता है, यानी कि बैगनी का होता है। जो सबसे जो अधिक होती है वो किसकी होती है? वायलेट की होती है ना, वायलेट की यानी कि बैगनी की होती है। और साथ ही भी जान लीजिए कि जो न्यूनतम विचलन जो होता है इसलिए होता है क्योंकि इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है, तरंगदैर्ध्य की हम बात कर रहे हैं, इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है बेटा? अधिकतम होता है। यानी कि जो सबसे अधिकतम तरंगदैर्ध्य होता है वो किस रंग का होता है? वो लाल रंग का होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, इसका विचलन जो होता है एकदम न्यूनतम होता है। अगर मैं यही इधर में कहूँ तो जो सबसे अधिक विचलन किसका था? बैगनी का था। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होगा? इसका जो तरंगदैर्ध्य होगा सब क्या होगा? सबसे कम होगा। अच्छा, एक बात और बताते हैं आपको हम, अगर ऑप्शन में लाल दिया है तो ठीक है, अगर लाल नहीं दिया तो कभी कभी क्या होता है, ऑरेंज दे देता है, नारंगी दे देता है, ठीक है। ऑप्शन में लाल न दे करके क्या देता है? नारंगी दे देगा। अगर नारंगी भी नहीं दिया रहेगा तो फिर क्या दिया रहेगा? येलो यानी कि पीला। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, लाल, बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। चलिए अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, मानव नेत्र दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हम सभी जानते हैं कि दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है बेटा? कैसा बनता है? उल्टा होता है, किंतु क्या होता है? सीधा दिखाई देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक बात है। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति होगी मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच में, वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो आपको हम बता दें, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कैसे बनता है जी? वो वास्तविक बनता है। क्या बनता है बेटा? वास्तविक बनता है, केवल एक केस को छोड़कर। जब क्या होता है, जो वस्तु होता है वो क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और फोकस के जब बीच में होता है, तो इस केस में क्या होता है बेटा? इस केस में क्या होता है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। कैसे बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंग को विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसका क्रम जो क्या होता है, विबग्योर होता है। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसे इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, इसका ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो आपको हम बता दें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 निम्न शर्तें होती हैं। पहला क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ पर जाए, विरल माध्यम में जाए। और दूसरा ये है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यानी कि विकल्प बी और डी दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? पहली बात तो समझिए कि उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव कैसा होता है, आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो आभासी और सीधा और क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, आभासी, सीधा और क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। बनता कहाँ पर है ये पोल और फोकस के बीच बनता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है बेटा, बिल्कुल ठीक आंसर है। जितने भी प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ सारे प्रश्न आपके विगत एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए सारे ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझिएगा और उसको कई बार रिविजन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है मीटर, डायोप्टर, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता को मैं पी से दिखाता हूँ और पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ये f जो होगा वो मीटर में होगा। ये डायोप्टर क्या होता है बेटा, 1/f डायोप्टर होता है। ठीक है, 1/f मीटर में जो होता है तो 1/f डायोप्टर होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर मैंने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो दिया है उसमें लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करता है तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए, लेंस की जो क्षमता का फॉर्मूला ने बताया थोड़ा देर पहले, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है 1/f मीटर में। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो क्या होता है, 100/f। ये सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिएगा जो f का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है बेटा, 50 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखिएगा कि जो लेंस है कौन सा है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस जो होता है बेटा, उत्तल लेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। जबकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसलिए ये क्या होगा, प्लस का 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/50। इससे मैं काटूंगा 50 दूनी 100, यानी कि 2 डायोप्टर क्या होगा, प्लस का 2 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा। यानी कि आपका विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1, 1 से कम, 1 से अधिक या अनंत। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा, आप विकल्प नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 1। आपको बता दें हम, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसके अलावा जानिएगा जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है बेटा, जो फोकस जो होती है, फोकस होती है वो कहाँ बनता है, वो फोकस कितना होता है बेटा, अनंत होता है। फोकस कितना होता है, फोकस अनंत होता है। एक बात और समझिए कि समतल पर जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब बनता है सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। कैसे बनता है बेटा, सीधा बनता है, आभासी बनता है और कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है।
वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के क्या बनता है बेटा? वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है। और कैसा होता है? ये पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक क्या होता है? उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब क्या होता है? पार्श्विक उल्टा का मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट वाला क्या दिखाई देता है? राइट दिखाई देता है। और राइट वाली जो चीज़ होती है वो क्या होती है? लेफ्ट को दिखाई देती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? प्लस में होती है। क्या होती है बेटा? प्लस में होती है। तो प्लस से कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक बात है। और साथ में क्या दिया है? इसकी पूछ कह रहा वक्रता त्रिज्या। तो हम जानते हैं जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है आ बराबर 2 गुणे एफ। कितना होता है? आ बराबर 2f के होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यह आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10, यानी कि आर इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन करके ये पूछा गया है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होती है? तो संबंध क्या होती है? आर इक्वल टू 2f के। अच्छा, यहाँ से भी हो सकता है एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एफ इक्वल टू आर बाई 2 के भी होता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और छोटा बनता है? तो आपको हम बता दें कि अवतल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वो कैसा होता है बेटा? सदैव सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु से छोटा होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उत्तल दर्पण है ना, दर्पण में बात करूं मैं तो उत्तल दर्पण में भी जो प्रतिबिंब बनता है बेटा, जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम, अनंत पर, या 35 सेंटीमीटर? ठीक है। तो देखिएगा, बता दें, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। क्या होती है बेटा? 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा समझिएगा, इसका जो न्यूनतम दूरी था, अगर दूरस्थ दूरी पूछता है ना, दूरी पूछता है, तो वो क्या होगा बेटा? वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है बेटा, अनंत होता है, अनंत होता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है क्या? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? ठीक है। तो आपको बता दें, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए हम यूज करते हैं बेटा अवतल लेंस। कर्ज करते हैं बेटा अवतल लेंस, यानी कि विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं दूर दृष्टि के लिए हम क्या यूज करते हैं? उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। आज का मेरा ये अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं ये सारे प्रश्नों को ढूंढ के लाता हूँ, और आप प्लीज़ इस सारे वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।